नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान चित्रा हरियाणा के अंदर। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 फरवरी 2026 की हरियाणा करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। आज का जो दिवस है उसकी बात कर लेते हैं। आज है विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे है आज 4 फरवरी को। तो जो 4 फरवरी 2026 के लिए जो कैंसर डे है 2026 का, उसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी अद्वितीयता द्वारा एकजुट। देखो, हर जो कैंसर का मरीज होता है उसकी कैंसर यात्रा अलग अलग होती है। ठीक है, किसी को किस टाइप की कैंसर है, किसी को किस टाइप की कैंसर है, उनकी यात्रा भी अलग होती है। किसी को कम दर्द होता है, किसी को ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन बात क्या है, बात हमें क्या है, यूनाइटेड रहना है, इकट्ठा रहना है, इकट्ठा रह के इस रोग से मुक्ति लेनी है। तो हम सभी को एकजुट होकर कैंसर के बोझ को कम करना है और जो कैंसर के मरीज हैं उनके लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करना है। हमारा ये एक टारगेट है, ये थीम है आपकी बार की। मतलब लोगों को सेंटर में रखकर, केंद्र में रखकर कैंसर के प्रति जागरूकता, रोकथाम, समय पर पहचान हो पाए उसकी, और सही देखभाल हो पाए मरीजों की। यह इस साल की थीम है। तो चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जो पशुधन मेला जो है वो कहाँ पे लगेगा, वो लगेगा आपका कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र का केडीबी मेला मैदान है। कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला मैदान में हरियाणा का जो सबसे बड़ा पशुधन मेला है वो लगेगा। अच्छा, कौन सा मेला लग रहा है आपकी बार पशुधन मेला? ये लग रहा है 41वां राज्य पशु प्रदर्शनी मेला है आपकी बार। ये कौन सा है? 41वां है। और कब से कब लग रहा है? 6 से लेके 8 फरवरी तक लग रहा है। और जिम्मेदारी कौन से विभाग के ऊपर है इस मेला को आयोजित करवाने की? तो वो विभाग है आपका हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग। ठीक बात है। अच्छा, 6 फरवरी को इस मेले का जो उद्घाटन है वो कौन करेंगे? वो करेंगे हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं जो मधुमक्खी पालन है ना, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए शहद को भावांतर भरपाई योजना है एक सरकार की, उसके अंदर शहद को भी शामिल कर दिया गया है ताकि जो मधुमक्खी पालन है उसको बढ़ावा मिले। इससे क्या होगा, जो शहद उत्पादन करने वाले जो मधुमक्खी पालक हैं उनको बड़े स्तर पर इस चीज़ का लाभ मिलेगा। लाभ कैसे मिलेगा उनको? क्योंकि देखो, बाजार में उनका जो शहद है उसका उचित मूल्य सुनिश्चित हो पाएगा। इस चीज़ से उनको अपने शहद का उचित मूल्य मिल पाएगा। अगर कीमतों में, शहद की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो उसके कारण मधुमक्खी पालकों को होने वाला जो नुकसान है उससे भी उनको राहत मिलेगी। ठीक बात है। इससे क्या होगा, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो शहद का व्यापार है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं आप। हाँ, अब सरकार ने क्या कर रखा है, शहद के लिए जो भाव कर रखा है वो कर रखा है 120 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक बात है। अगर मान लो जो मधुमक्खी पालक हैं, अगर वो मार्केट में अपना शहद लेके जाते हैं, अगर बाजार में शहद का जो मूल्य है अगर 120 रुपये प्रति किलोग्राम से कम रहता है, तो जो मधुमक्खी पालक हैं अगर वो इस योजना में फॉर्म भरते हैं, फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको क्या है, भावांतर भरपाई योजना के तहत जितना भी, मान लो 120 रुपये में आपका सरकार ने निर्धारित किया है, आपका 80 बिक रहा है, आपका 90 बिक रहा है, तो जो राशि का जो डिफरेंस रह गया, जितने रुपए का डिफरेंस रह गया, उसकी भरपाई क्या है, सरकार करेगी। किसके अंतर्गत? भावांतर भरपाई योजना के तहत। अच्छा, अब ये जो शहद की जांच कहाँ पे की जाएगी, इसकी मधुमक्खी पालक जो शहद देंगे उसकी जांच की जाएगी एकीकृत मधुमक्खी पालन जो विकास केंद्र है रामनगर में। और रामनगर कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो ये जो आपका विकास केंद्र है, मधुमक्खी पालन विकास केंद्र है रामनगर में, वहाँ पे शहद की जांच की जाएगी। जो आवेदन करता है वहाँ पे अपने शहद को लेके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपका एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र है, यानी इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी? IBDC, यानी इंटीग्रेटेड बी कीपिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है। अब जो एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र है ये देश का पहला केंद्र है, पहला सेंटर है। इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर क्या है? पहला सेंटर है जो रामनगर में है,
हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला के रामनगर में, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2017-18 में की गई थी। मधुमक्खी पालन के लिए ये देश का पहला केंद्र है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये पहला है। अच्छा, अब क्या है, यह केंद्र किस मिशन के तहत स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत, नेशनल बी कीपिंग एवं एंड हनी मिशन के तहत इसको इस जो सेंटर है इसको बनाया गया था। अब इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, कि शहद उत्पादन को बढ़ाना और मधुमक्खी पालक हैं उनको प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना। अच्छा, ये जो केंद्र है, ये जो सेंटर है, यह भारत ने किस देश के सहयोग से बनाया है? यह बनाया है इजराइल देश के सहयोग से। तो आईबीडीसी रामनगर को भारत इजराइल के सहयोग से तैयार किया गया। ये देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये मैंने 2 बार लिख दिया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ किसी एक खास क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे आप शहद की बात कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन की बात कर रहे हैं, तो किसी एक खास क्षेत्र के अंदर जो सबसे अच्छी तकनीक होती है, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, उसका यूज़ करते हैं वहाँ पे हाई लेवल की एक ट्रेनिंग दी जाती है उस काम के संबंध में। रिसर्च होती है उस खास क्षेत्र में, जैसे शहद पे रिसर्च होगी, मधुमक्खियों पे रिसर्च होगी। आधुनिक जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मतलब जिस चीज़ के लिए उसको तैयार किया गया उसमें वो टॉप पर है, उसमें वो पूरा एडवांस्ड है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, एक तरीके का आप ये बोल सकते हो। तो ये जो केंद्र है ये लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, कुरुक्षेत्र के रामनगर में। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब अगला पॉइंट है, अच्छा, ये जो सरकार ने जो योजना बनाई है, अभी शहद को आप भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर रहे हैं, इस योजना का उद्देश्य क्या है एक्चुअली? इसका उद्देश्य ये है कि वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, शहद प्रोसेसिंग और गुणवत्ता सुधार भी होगा इससे, और जो रानी मक्खी होती है, जो रानी मधुमक्खी होती है, उसका ब्रीडिंग करना उसका। ठीक है, इससे क्या है, मधुमक्खी पालकों और किसानों को प्रशिक्षण देकर उनकी इनकम को बढ़ाना। अच्छा, एक पॉइंट और आता है कि जो विश्व मधुमक्खी दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है भाई 20 मई को। हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब ये जो सेंटर था ना, ये जो एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र है, अब क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी वो देख लेते हैं। मधुमक्खी के बक्से आपको वहाँ पे मिलेंगे, छत्ते की सीट वहाँ पे मिल जाती है, शहद की जांच वहाँ पे होगी। ठीक है, और शहद से बने जो भी उत्पाद हैं, मतलब जैसे ये उत्पाद बनते हैं शहद से, बी वैक्स वगैरह, बी वेनम, इनका वहाँ पे उत्पादन होगा। और ये किस किस के सहयोग से बना है? हरियाणा सरकार और इजराइल जो देश है उसकी ये 2 संस्थाएं हैं, CINADCO और मासव, इन दोनों के सहयोग से हरियाणा सरकार ने साथ मिलकर इस केंद्र को विकसित किया है। कुल लागत आई है 10.5 CR रुपये की। ठीक है, अगला आ जाता है प्रशिक्षण व्यवस्था कैसी रहेगी यहाँ पे। आपको क्या है, 40 दिनों का जो वैज्ञानिक प्रशिक्षण है मधुमक्खी पालन पर वो दिया जाएगा, और 4 दिनों का जो शॉर्ट प्रशिक्षण होता है कम टाइम के लिए वो दिया जाएगा, उसमें लगभग 20 सीटें रहती हैं। ठीक है, और हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति जो है 2021 से 2030 के तहत, उसके तहत भी क्या है, मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसके लिए इतना ही। अब बात कर लेते हैं भावांतर भरपाई योजना जो है हरियाणा सरकार की, वो एक्चुअली क्या है। अब देखो ये क्या है, किसान कल्याण योजना है। पहली बात तो ये किसानों के फायदे के लिए, किसानों के मतलब उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो ये योजना वैसे तो 30 दिसंबर 2017 को इसकी घोषणा हुई थी, ठीक बात है, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 2018 से इसको लागू किया गया था। तो इस योजना को जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, किसानों को फसल का उचित मूल्य देना है। अगर मान लो किसान को बाजार में फसल जो किसान की है वो सरकारी जो तय कीमत है, अगर उससे कम दाम पर बेचनी पड़े, तो सरकार जो भी मूल्य का अंतर रह जाएगा उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई आपकी सरकार करके देगी। भावांतर, इसका जो शब्द का मतलब देख लीजिए आप। भा जो भावांतर शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, भाव प्लस अंतर। ठीक है, अगर भाव में आपके बाजार मूल्य में और जो सरकार ने कीमत तय की है उसके मतलब उसमें अगर डिफरेंस आता है, अंतर आता है, तो उसकी भरपाई आपको सरकार करके देगी। अब इसमें सारी जो फसलें हैं वो शामिल नहीं है इस योजना में। इस योजना में जो आपकी सब्जियां और बागवानी फसलें हैं उन्हीं पर ये लागू होती है, और सरकार जो आपका भुगतान करेगी वो डीबीटी के तहत करेगी। ठीक है, डीबीटी से आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। अब डीबीटी क्या होता है, देखो मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो छोटी छोटी आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, जैसे डीबीटी हो गया या कोई योजना, मतलब कोई छोटी छोटी जो चीज़ें होगी जो हम सीधा क्या है
रट लेते हैं, उनके बारे में नहीं समझते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम छोटी से छोटी चीज़ों का भी मीनिंग जानें। तो देखिए, डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मतलब सरकार द्वारा दी जाने वाली योजना की जो राशि है, जो पैसा है, वो सीधा जो आपका लाभार्थी है, जो किसान है, उसके बैंक खाते में भेजना। ये होता है डीबीटी। मतलब जो लाभार्थी है उसके पास में सीधा पैसा भेजना, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। अगली बात कर लेते हैं हम पंडित जसराज जी के बारे में। इनकी बात इसलिए कर रहे हैं अभी क्योंकि 2 फरवरी को, यानी एक दिन पहले, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो जसराज जी का जो गांव है पीली मंदोरी, जो फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उनके जयंती समारोह में वो सैनी साहब शामिल हुए थे। तो इसलिए अभी थोड़ी पंडित जसराज जी की बात कर लेते हैं। देखो, उनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को। घराना उनका पड़ता है मेवाती। अब इसका क्या मतलब होता है? मेवाती घराना बोल रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि वो फतेहाबाद से हैं। तो घराना का मतलब वैसे नहीं होता कि वो कहाँ से हैं। घराना का मतलब होता है एक शैली होती है ये संगीत की। ठीक है, एक परंपरा होती है ये संगीत की, एक शैली होती है, जो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, जो गुरु से शिष्य, फिर उसके शिष्य, ऐसे चली आती है। तो ये एक शैली होती है। तो इसमें क्या होता है, जो संगीत करने का तरीका होता है, राग स्वर, और जो आपकी संगीत को प्रस्तुत करने की जो शैली होती है, वो होती है। अब जो अलग अलग अगर घराने हैं तो उनकी ये जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, ये इसका घराने का मतलब होता है। तो इनका जो पंडित जसराज थे, इनका घराना था मेवाती, और इनका निधन 17 अगस्त 2020 को हुआ था। ये इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब लेकिन इनके नाम क्या है, एक विश्व रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने जो 7 महाद्वीप हैं हमारे, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन 7 महाद्वीपों में क्या है, इन्होंने अपनी गायकी का प्रदर्शन किया था। ये इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और एक रिकॉर्ड इनके नाम क्या है कि अंतरिक्ष के अंदर एक ग्रह है, प्लेनेट है एक अंतरिक्ष में, जिसका नाम है 2000 VP 32। ये भी क्या है, पंडित जसराज जी के नाम पे है। ये मंगल और उसके बृहस्पति के बीच में है शायद ये, मतलब कुछ छोटा एक, आप बोल सकते हो इसको, ग्रह सा है। इसका नाम भी क्या है, पंडित जसराज जी के नाम पर ही है। अच्छा, अब उनको कौन कौन से जो अवार्ड हैं वो दिए गए थे, उनकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले उनको 1975 के अंदर दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार जो है वो क्या है, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहले उनको वो मिला। फिर उनको मिला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी पद्मा भूषण। वो उनको कब मिला, 1990 के अंदर मिला। और फिर उनको मिला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी पद्मा विभूषण। वो उनको मिला 2000 के अंदर। और इनको क्या है, जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, वो भी इनको मिला था 1987 के अंदर। तो ये 4 अवार्ड हैं जो इनको मिले थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। पद्मश्री देखो, सबसे पहले इनको छोटा से छोटा जो है ना, अब देखो, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण में सबसे छोटा क्या होता है, मतलब जो चौथा है वो आपका पद्मश्री है। सबसे पहले छोटा मिला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 1975, 1990 में, फिर 2000 में। और ये इसकी अपन बात कर ही लिया है। अब अगला देखो, देविका सियाग। देविका सियाग क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, हरियाणा के जो पंचकुला है वहाँ की जो रहने वाली हैं। और इन्होंने क्या है, एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड क्या बनाया इन्होंने, जो थाईलैंड मास्टर्स 2026 जो चैंपियनशिप है, उसमें इन्होंने क्या है, उस चैंपियनशिप को जीतकर अपना पहला सुपर 300 खिताब हासिल किया है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद में यह उपलब्धि हासिल करने वाली, यानी सुपर 300 खिताब जीतने वाली, वो तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देविका सियाग इनका नाम है, हरियाणा के पंचकुला की वो रहने वाली हैं, 20 साल की हैं। अगला पॉइंट आता है, हरियाणा सरकार ने जो श्रम कल्याण बोर्ड जो है, ठीक है, श्रम कल्याण बोर्ड जो है, उसकी 29 सेवाओं को, ठीक है, 29 सेवाएं उसमें क्या आ जाएंगी, जैसे छात्रवृत्ति, शिक्षा सहायता, दिव्यांग सहायता, मान लो जैसे डेथ होने के बाद जो दाह संस्कार को जो उसकी सहायता है वो हो जाएगी। ठीक है, प्रशिक्षण आ जाएगा उनके लिए, विवाह सहायता, इलाज के लिए, आँखों के लिए। ठीक है, इस तरीके की जो जितनी भी सहायता हैं, इस प्रकार की 29 सेवाएं हैं। ठीक है, अब उन 29 सेवाओं को, जो श्रम कल्याण बोर्ड की 29 सेवाएं हैं, उनको क्या है, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा जो सेवा का अधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत इसको शामिल कर दिया गया है, इन 29 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार में। ठीक है, अब ये जो सेवा का अधिकार अधिनियम है, ये क्या है, 2014 का है, आपको पता लग गया होगा। 26 मार्च 2014 को ये कानून जो है वो अधिसूचित हुआ था, बना था। ठीक है, अब ये सेवा का अधिकार अधिनियम क्या है, ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत जो नागरिक हैं हरियाणा के, उनको सरकारी सेवाएं जो हैं,
जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं वो समय सीमा में देना अनिवार्य है। अगर आप उसको समय सीमा में अनिवार्य मतलब नहीं दे सकते, तो जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय होती है इसमें। ठीक है। अच्छा, अब श्रमिकों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनकी आप बात कर लेते हैं। जैसे शिक्षा सहायता हुई, छात्रवृत्ति हुई, विवाह सहायता, इलाज, दिव्यांग सहायता, इस तरीके की 29 सेवाएं हैं, उनको सेवा का अधिकार अधिनियम है मतलब उसके तहत शामिल कर लिया गया है। अब क्या होगा, समय सीमा तय होगी एक तो भी, इतने काम में आपको ये जो काम है ये करके देना है। अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। अगर देरी पर, अगर आप उसके अंदर जो समय सीमा है अगर उससे देरी करते हो और बिना कारण देरी करते हो तो उस पर शिकायत है वह दंड का भी प्रावधान है। अब देखो, अधिकांश सेवाएं क्या है 60 दिन में पूरी करनी है और कुछ विशेष मामलों में 15 दिनों में पूरी करनी है। ये मोटी मोटी बात कर ली। अब देखो, जो हरियाणा का जो श्रम कल्याण बोर्ड है जो, ठीक है, ये जो बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम है 1965 का, पंजाब लेबर वेलफेयर फंड एक्ट है 1965 का, उसके तहत इस बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब देखो, इस ये जो कानून है ना, पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965, इसके तहत हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई। और ये जो कानून है इस कानून को 1 जुलाई 1965 को लागू किया गया था। ठीक है, और उसी के अंतर्गत बोर्ड की स्थापना भी उसी दौर में हो गई थी। लेकिन कुछ सरकारी दस्तावेजों के अनुसार जो हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड है उसकी स्थापना 15 जनवरी 1970 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, जब इसे पंजाब जो लेबर वेलफेयर फंड एक्ट है 1965, यानी पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965 है, उसके सेक्शन 4 के तहत क्या है, राज्य सरकार ने, ठीक है, ये जो एक लॉ है, ये क्या है, एक अधिनियम है हमारे पास। इस अधिनियम के, पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965 का जो सेक्शन 4 है उसके तहत सरकार ने इस ये जो बोर्ड है हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, इसको जो अपना गैजेट होता है उसमें प्रकाशित किया था। मतलब उस टाइम ये बना था 15 जनवरी 1970 को, ये नोटिफिकेशन के माध्यम से ही अस्तित्व में आया था। अब इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, पंचकुला में। अब देखो, एक छोटी सी चीज़ होती है गैजेट, देखो लगभग सभी लोगों को पता होती है लेकिन कुछ को नहीं पता होती, वो इसको डायरेक्टली क्या है रट लेते हैं। तो गैजेट या जो राजपत्र होता है उसका मतलब होता है, ये क्या है, सरकार का जो ऑफिशियल होता है ना, एक प्रकाशन होता है, सरकार इसको प्रकाशित करती है। और इसके अंदर क्या होता है, अगर इसके अंदर जो भी निर्णय सरकार के प्रकाशित हो जाते हैं ना, तो वो कानूनी रूप से लागू हो जाते हैं। इसका ये मतलब होता है, राजपत्र इसको बोलते हैं, गैजेट इसको बोलते हैं। मतलब ये क्या है, ऑफिशियल पब्लिश करते हो आप इसे को, गैजेट को, अगर इसके अंदर जो भी आप निर्णय लोगे वो कानूनी रूप से आपके लागू हो जाएंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो, अब हरियाणा के जो खेल राज्य मंत्री हैं वो कौन है, वो हैं गौरव गौतम। कौन, गौरव गौतम। अब गौरव गौतम ने क्या घोषणा की है कि गुरुग्राम का जो दौलताबाद है उसके अंदर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मतलब उनके लिए वहाँ पे एक विशेष स्टेडियम या उत्तर भारत का जो मॉडल खेल केंद्र है वहाँ पे विकसित किया जाएगा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। ठीक बात है। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे हर साल कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड कैंसर डे 2026 की थीम क्या है, इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला क्वेश्चन है, 41वीं राज्य पशु प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होगा, कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला मैदान में। और हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं और श्याम सिंह राणा, वो इसका उद्घाटन करेंगे। अगला पॉइंट है, आईबीडीसी यानी इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, यानी एकीकृत जो मधुमक्खी जो विकास केंद्र है ये कहाँ पे है, ये है आपका रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब एकीकृत जो मधुमक्खी पालन विकास केंद्र है, यानी आईबीडीसी जो आपका है, इसको, इसकी स्थापना कब हुई और किस मिशन के अंतर्गत इसको बनाया गया। तो इसकी स्थापना हुई थी 2017-18 में, और नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो है उसके तहत इसको बनाया गया था, एनबीएचएम के तहत। अब क्या है, जो शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया गया है, तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखो, शहद के लिए जो संरक्षित मूल्य है वो 120 प्रति किलोग्राम है। हाँ जी, ये भी सही है आपकी। अगर यदि बाजार मूल्य अगर 120 से कम रहेगा तो भावांतर जो अंतर है उससे उसकी भरपाई की जाएगी, ये भी सही है। और शहद की जो गुणवत्ता है, जो शहद कैसा है आपका, उसकी जाँच के लिए आईबीडीसी जो रामनगर है वहाँ पे उसकी शहद की जाँच की जाएगी। मतलब क्या है, 1 2 3 तीनों ऑप्शन आपके सही हैं यहाँ पे। ए, अच्छा, यहाँ पे सच डी आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ए, 1 2 3 आपके तीनों सही हैं। अगला है वर्ल्ड बी डे, यानी विश्व जो मधुमक्खी दिवस है आपका, वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 20 मई को, विश्व मधुमक्खी दिवस। अगला है, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड जो है उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, उसकी स्थापना की गई थी पंजाब लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1965 के तहत।
अगला है भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2018 को, घोषणा हुई थी 30 दिसंबर को। अगला है पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? तो इसका उत्तर आ जाएगा मेवाती घराने से संबंधित थे वो। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, पंडित जसराज को कौन सा सर्वोच्च पद्म पुरस्कार मिला था? तो इनको क्या है, पद्मश्री भी मिला था 1975 के अंदर, और जो पद्म भूषण है वो 1990 में मिला था, और पद्म विभूषण इनको 2000 के अंदर मिला था। ठीक है। अगला पॉइंट आ जाएगा, थाईलैंड मास्टर्स 2026 जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन सी हैं? तो वो आ जाएगा आपका देविका सिहाग। अगला है, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए मॉडल खेल केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? गुरुग्राम के दौलताबाद के अंदर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज्ञान चित्रा हरियाणा को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस क्लास के जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ज्ञान चित्रा हरियाणा, वहाँ पे जा सकते वहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।